तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर में पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी में बात करें, भारत में सार्वजनिक नीति को पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को यानी क्वेश्चंस के पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, आप लोगों के लिए 14 क्वेश्चन ही बताए गए और ये 14 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं देखे तो सोचो कुछ नहीं देखा। आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, लास्ट से बात करेंगे इस वाली वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में आप लोगों के लिए रखी थी। क्योंकि आप लोगों का पेपर जल्द ही है तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का वर्णन करें। इसमें आपको नई आर्थिक नीति आपसे पेपर में या तो ये क्वेश्चन बनेगा या फिर आपसे घुमा के क्वेश्चन नंबर 12 की तरह पूछा जाएगा। उन सभी कारणों का विश्लेषण कीजिए जिस कारण से भारत ने नव उदारवादी आर्थिक सुधार हुए हैं, यानी क्या क्या ऐसे रीजंस थे। तो यहाँ पर जब आप अपनी यूनिट्स का पेज नंबर 81 जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि भाई नई जो आर्थिक उदारीकरण की नीति भारत ने जब अपनाई थी तो वो कब अपनाई थी और क्या उसके चेंजेस रहे। तो आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो हमने नई जो आर्थिक नीति अपनाई थी कब अपनाई थी, 1991 में अपनाई थी। उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उस समय के अगर हम पीएम की बात करें तो नरसिम्हा राव जी थे। उस समय 1991 के टाइम पे हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी एक निर्णायक मोड़ पर आके खड़ी थी। आप ये कह सकते हो भारत के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और हमारे पास में कहा जाता है कि कुछ दिनों का विदेशी व्यापार करने के लिए ही धन रह गया था। इसीलिए हमें ऐसी परिस्थिति में आकर हमें आर्थिक नीति की जो नई आर्थिक नीति है डब्ल्यूटीओ की उन सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा और हमने नई आर्थिक नीति जो है इसको अपनाई थी। तो इसके अंतर्गत हम पहले बता दें, भारत में अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता था तो इससे पहले एक हमें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और इस लाइसेंस के लिए आप लोगों को कई बार काफ़ी ज़्यादा घूस देना पड़ता था। घूस का मतलब आप समझ गए होंगे, ब्राइब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा किया जाता था और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहते थे। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ज़्यादातर हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था। वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी नहीं बन पाती थी, जिस वजह से गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयर्स होते थे उसके अंदर भ्रष्टाचार ज़्यादा देखने को मिलता था। इसीलिए सबसे पहले जब नई आर्थिक 1991 में नीति अपनाई गई तो इसमें अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने, साथ ही साथ में अपने देश की जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी उसको ठीक करने और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी जो हमारा उत्पादन है उसको कम बढ़ाना और रोजगार में भी वृद्धि करना, ये हमने कुछ मोटिव रखे थे इस नई आर्थिक नीति को अपनाते समय। अब यहाँ पर हमने क्या क्या किया इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत, तो आप सभी को ध्यान रखना है। हमने 4 विशिष्ट कदम की सिफारिश हुई थी इसके अंदर। सबसे पहले क्या किया गया कि जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें अनावश्यक जो प्रतिबंध थे यानी जिनका जरूरी नहीं था उन सभी प्रतिबंधों को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे पहले उद्योगों को लगाने के लिए लाइसेंस प्रथा थी तो इसकी समाप्त करने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ में क्या किया गया कि भाई सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे या फिर रासायनिक खतरे या फिर आप देखोगे नशीले पदार्थ या जो पर्यावरण को डैमेज करते हैं, सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही हमने लाइसेंस प्रथा छोड़ी। बाकी सब पे लाइसेंस प्रथा जो हर एक वस्तु पे थी वो खत्म कर दी। दूसरी बात, सरकार ने क्या किया, एफडीआई, क्या होता है ये एफडीआई, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इस पर बहुत सारे पहले प्रतिबंध लगा रखे थे कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में नहीं आएगी, लेकिन उस विदेशी मुद्रा को भारत में लाया जाए, इन्वेस्टर्स को भारत में बढ़ाया जाए ताकि भारत के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, हमारे देश में अधिक से अधिक कंपनियां आएगी। क्योंकि आप सभी को पता है एक देश की अर्थव्यवस्था उसी अनुपात में अच्छी या बुरी होती है जितना उसके पास में विदेशी मुद्रा होती है या विदेशी निवेश वो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में विदेशी निवेश जो था वो ना के बराबर था, इसीलिए हमें सुधार करना पड़ा। तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि हमने क्या किया कि जो बीमा बीमा का सार्वजनिक क्षेत्र था, यानी
उस जगह पर भी हमने निर्णय लिया कि वहाँ पर क्या करेंगे, हम सरकारी जो इंटरफेरेंस है वो थोड़ा सा कम करेंगे और इसके बाद में संसाधन, जो भी लिमिटेड संसाधन है उनका स्वामित्व ऐसे हिसाब से किया जाएगा कि भाई उसका पब्लिकली हर एक व्यक्ति क्या कर सकेंगे, लाभ ले सकेंगे। तो यहाँ पर हमने प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया। यहाँ पर आप ये कह सकते हो, मैंने 1991 की नई आर्थिक नीति के सुधार पढ़ाए गए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, वो हो सकता है मैंने इग्नू वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाए, जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि नई आर्थिक नीति के अंदर क्या क्या सुधार गए थे। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप उसमें से कुछ तो एक्सप्लेन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विकास के नेहरूवादी प्रतिमान का मुख्य विशेषता बताना है। यानी जब आज़ादी के बाद और नेहरूवादी जो प्रतिमा है, ये दोनों एक ही बात है, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। जब क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए तो आंसर क्या लिखोगे आप? तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, नेहरूवादी राज्य निर्देशित प्रतिमान कौन कौन से, यही क्वेश्चन सेम था। आपको ध्यान रखना है 1947 में स्वतंत्रता के बाद में उस समय जो भी निर्माता थे, नीति निर्माता हमारे देश में, वो देश के अंदर जो आर्थिक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था खराब थी उसको लेकर काफी चिंतित थे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का सदियों से शोषण होता है, जैसे ग्रामीण इलाकों के अंदर हम देखते हैं कि भाई अमीर लोग जो है वो गरीबों का शोषण करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी ना बनी रहे। इसके लिए हमने देखा कि सरकार ने कई सारे कदम उठाए। जैसे सरकार ने उस समय योजना आयोग बनाया था। आप सभी को याद रखना है, आज़ादी के बाद सरकार ने योजना आयोग बनाया और इस योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? ये हालांकि केंद्र के अंतर्गत कार्य करेगा, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी सामाजिक आर्थिक योजनाएं बनाई जाएंगी उन सभी योजनाओं का मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन सभी के लिए भोजन, रोजगार या जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ापन, ये सब समाप्त किया जाएगा और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया जाएगा। एक ये था। उस समय नियोजन के लिए आप सभी जानते हो, एक तो हमने क्या किया, योजना आयोग को एक्सेप्ट किया। आप सभी को ध्यान रखना है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। दूसरी चीज, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अपने देश में क्यों अपनाई? क्योंकि हमारे देश में आप सभी को पता है पूरी तरीके से पूंजीवादी समर्थक भी हमारे देश के अंदर लोग नहीं थे। लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ पर किसका नियंत्रण हो जाए, अमीरों का नियंत्रण हो जाए। क्योंकि पूंजीवादी वर्ग की जो कमी है वो मार्क्सवाद में आपको बताई गई है, आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे देश में जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों पर जो नियंत्रण है, नियंत्रण की बात है, वो क्या हो, नियंत्रण सभी के हाथों में हो। कुछ ही लोगों के हाथ में जो है वो नियंत्रण ना हो जाए ताकि वही लोग उपभोग करें और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पे पूरी तरीके से उनका नियंत्रण ना हो। इसीलिए हमने क्या किया, जितनी भी संसाधन है उन सभी के संसाधनों का जो नियंत्रण है किसके हाथ में रखा? हमने राज्य के हाथ में रखा, सरकार के हाथ में रखा, ताकि क्या किया जा सके, सरकार जो है अपनी पॉलिसी के थ्रू समाज में क्या ला सके, ऐसे लोग जिन्होंने एकाधिकार की प्रथाएं बना रखी है, जैसे ग्रामीण इलाकों में आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि कुछ एक लोगों का ही वर्चस्व रहता था, तो उन लोगों के ना है। इसके अलावा देश में कई ऐसे प्राइवेट और सरकारी संगठन बनाए जाएंगे जो देश के अंदर लोगों को ऋण देगा, ऋण व्यवस्था करेगा। और उस ऋण, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पैसों की जरूरत है तो मैंने आपसे ऋण लिया और उसका यूज मैंने कहाँ किया, मैंने देश के अपनी विकास में किया, अपने विकास में किया तो देश की विकास में भी होगा। ध्यान रखना है। तो राज्य के नेतृत्व में ज्यादातर कमांड जो है वो सौंपी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र भी बनाए गए थे और बहुत सारे निजी क्षेत्र भी बनाए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र इसलिए बनाए गए ताकि ऐसे स्थान जहाँ पर गरीबों की पहुंच नहीं है वहां पर गरीबों को संरक्षणवादी नीति का अनुसरण करवाया जा सके, और साथ ही साथ में कहीं पर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी बनाई गई ताकि लोगों को अपने अंतर्गत ऐसी भावना रहे कि अगर हम अधिक मेहनत करेंगे तो हमें अधिक ज्यादा क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ये दो क्वेश्चन हो गए। अगला है लोक नीति की विशेषता और लोक नीति मॉडल का वर्णन। तो एक लोक नीति जो है इसका वर्णन तो आपसे 100% पूछा ही जाएगा। आपसे अलग अलग प्रकार की लोक नीतियों के बारे में जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मॉडल के बारे में तो आपसे पूछा ही जाएगा, 100% आपसे पूछा जाएगा।
यहाँ पर आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे लोक नीति मॉडल के प्रतिपादक, तो उसमें कई सारे हैं, जैसे इसमें प्रक्रिया मॉडल है, प्रोसेस मॉडल है। उस प्रोसेस मॉडल में बताया गया है कि प्रक्रिया मॉडल नीति निर्माण के तहत इसमें कई सारे चरण होते हैं, जिसमें ये सारे के सारे चरण बताए गए हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम इस मॉडल के तहत हम चेक करते हैं कि भाई नीति निर्माण में क्या, कब, कैसे इनकी तुलना की गई है और कौन और क्यों होता है, इन सब के बारे में हमें वर्णन किया गया है। इसमें कई चरणों के बारे में बताया गया है, जैसे समस्या की पहचान, समाज में विभिन्न समूह अपने हितों में सरकार के हस्तक्षेप की मांग करती है और ऐसी कई सारी समस्याओं की पहचान करती है जो उसकी सोसाइटी में होता है और उसका एक आपसे मॉडल पक्का पूछा जाएगा तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया एक मॉडल जरूर करके जाना। लोक नीति की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये इसके प्रकार हो गए और ये इसकी विशेषता हो गई। लोक नीति की विशेषता, तो लोक नीति की विशेषता क्या है, तो नाम में ही जाओ आप, इसके लोक नीति लिखा हुआ है, तो ऐसी नीति जो एक नहीं बल्कि समाज के ज्यादातर लोगों को प्रभावित करती है। तो ये ज्यादातर लोक नीति कैसी होगी, तो आप बोलोगे सामाजिक और आर्थिक मांगों के आधार पर होगी और इनका मुख्य उद्देश्य जो है समाज सोसाइटी के अधिकतर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है, ताकि वो उन संसाधनों पर या बुनियादी ढांचों का उपयोग कर सके जिन तक उनकी पहुंच नहीं है, या जहां पर उनकी पहुंच भी है तो उसको अच्छी तरीके से यूज कर सके। लोक नीति एक निर्णय नहीं बल्कि यह निर्णयों के संयोजन के आधार पर कार्रवाई है। लोक नीति सदैव जो है उन्मुक्त होती है। उन्मुक्त होने का मतलब है इसका कोई एक उद्देश्य नहीं होता या पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता, ये समाज समस्त पब्लिक के लिए होती है। इसके अंदर रणनीतियां होती है, अलग अलग नैतिक प्रक्रियाएं होती है, तब जाके एक लोक नीति तैयार होती है। लोक नीति के अंदर कई सारी चरमबद्धता आती है। चरमबद्धता का मतलब है कई सारे प्रोसेस इसके अंदर शामिल होते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर्स में आपसे पूछे जाएंगे और ये पिछले यूनिट के क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जो लोक नीति है या जो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हित समूह है वो हमारी सोसाइटी को कैसे किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे हित समूह के लाभ और हानि और लोक नीति को प्रभावित करने में जो है आपसे हित समूह के बारे में या फिर सामाजिक आंदोलनों के बारे में पूछा जाएगा, दोनों में से किसी एक के बारे में। जैसे ये है सार्वजनिक नीति निर्धारण करने में सामाजिक आंदोलन के क्या क्या प्रभाव है, तो उसके कई अच्छे प्रभाव भी है और कई बुरे प्रभाव भी है। तो सार्वजनिक नीति निर्धारण करने में भाई अच्छे प्रभाव लाभ ये है कि भाई हमारे संविधान जो है इसका आर्टिकल 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। अगर सरकार कोई गलत कार्य कर रही है या सरकार की किसी नीति से समाज के एक बड़े हिस्से को जो है प्रॉब्लम हो सकती है या दिक्कत हो सकती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई जनता को अपने विचार अभिव्यक्त करने का, बिना बल प्रयोग के आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन बस इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, आंदोलन के अंदर का ध्यान रखना है, सामाजिक आंदोलन के तहत इसके अंदर हिंसाएं नहीं होनी चाहिए, बलपूर्वक प्रयोग नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से विरोध करने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है और सरकार उसके प्रति जवाबदेही भी बनती है। नहीं सरकार उसके उसके लिए अपनी बात भी रखेगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ है। जैसे वर्तमान समय में प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि जानबूझकर भी कई विषय ऐसे होते हैं जिन पर लोग बाग आंदोलन कर देते हैं, सरकार की कार्यविधि पर बाधा डालने का कार्य करते हैं, परंतु सरकार को उन सारे मुद्दों पर देखना चाहिए जो जनता की ज़रूरत है, ताकि जनता को आंदोलन ना करना पड़े। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार को ऐसे सभी मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए जो जनता चाहती है, ताकि जनता उन पर कभी आंदोलन करे ही नहीं। परंतु जनता भी अलग अलग तरह की होती है, कुछ चीज़ें सरकार की पॉलिसी से बहुत खुश होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सरकार की पॉलिसी बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ी रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई कुछ लोगों की भी कमी होती है और कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। कुछ लोग शासन की अयोग्यता और अपने आप को ज़्यादा बलशाली या अपने आप को ज़्यादा समझदार दिखाने का प्रयास करते हैं, तो भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो आंदोलन के जरिए कई बार पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि पहले मोदी सरकार ने 3 किसान कानून लेकर आई थी, लेकिन उन कानूनों को चुनाव रहते हुए उन्हें वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन, अब यहाँ पर आंदोलनकर्ताओं की जीत हुई और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आंदोलन भी काफ़ी हद तक सरकार की नीति निर्धारण करने में क्या कर देती है, पॉलिसी को चेंज कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। 1 मिनट वेट करेंगे। नेक्स्ट
इसमें बोला गया है कि भाई हित समूह कैसे हमारी नीतियों को, नीति निर्धारण को प्रभावित करता है। पहली बात तो हित समूह कहते हैं किसको, आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो हित समूह लिख दे या दबाव समूह लिख दे, ये एक ही बात होता है। और ये ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। इनका मूल उद्देश्य होता है समाज में परिवर्तन लाना, समाज के जो अधिकतर लोग हैं उन सभी को इस पे लाभान्वित करना। ये आप सभी को याद रखना है, समाज के अधिकतर लोगों को लाभ पहुंचे। और इसीलिए कई बारी ये जो दबाव समूह है वो सरकार के ऊपर, क्योंकि ये एनजीओ के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन्हें दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। देखो, होती राजनीतिक पार्टियों की तरह ही है, लेकिन राजनीतिक पार्टी का मेन उद्देश्य होता है जो रूलिंग पार्टी है उसकी कमी दिखाना, और साथ ही साथ में अपनी कमी जो है उस अपने आप को जो है ज़्यादा बेटर दिखाने का ये प्रयास करती है। ये यहाँ पर अपने आप को क्या करती है, ज़्यादा बेटर दिखाने का प्रयास करती है। ये आप सभी को याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद में बताया गया है कि नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं और नीति विश्लेषण की प्रकृति और कार्य क्षेत्रों को बताइए। तो ये सेकंड यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पक्का करके जाना है। इसके बाद में नीति विश्लेषण और नीति समर्थक में क्या अंतर है, ये भी आपसे सेकंड यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी करना है। नीति निर्धारण करने में राज्य के अनेक सिद्धांत है, उसका वर्णन करना है। और ये 3 क्वेश्चन जो है आप सभी के पहले यूनिट से पूछे गए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण ने नीति निर्धारण की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। और नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पक्का करके ही जाना है। आप सभी के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन क्वेश्चनों को अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी अपनी ओर से तैयारी है, और ये आप लोगों के लिए हमारी ओर से कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आप लोगों को पक्का करना है। और कल के एग्जाम में आप सभी के ये क्वेश्चन कितने आते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका एग्जाम कैसा गया और आपका अगला पेपर कौन सा है, ताकि अगली वीडियो हम आप लोगों के लिए जल्दी बना के ला सकें और उसका लाभ आप सभी को अधिक से अधिक मिल सके। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।